हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंद्र शुक्ला आपका दोस्त एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ। मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ स्कैम्स इन इंडिया। ये एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है और स्कैम और इंडिया का चोली दामन का साथ है, शुरू से ही रहा है ये। अब इसके पीछे मेन कारण जो मुझे समझ में आता है वो तो ये है, लोग तरह तरह के कारण बताते हैं, कारण अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मेरा एक जो मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अपना जो है करेक्टर नहीं बना पाया किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं है कि यहाँ करेक्टर्स पैदा नहीं होते हैं, करेक्टर्स पैदा होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पैदा होते हैं। तो आपकी प्रगति, आपका करेक्टर जब तक सामूहिक नहीं होगा तो देश में भ्रष्टाचार की समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी। और ये समस्या आज की नहीं है, ये जन्मांतर की समस्या है भाई। पहले भी घोटाले होते थे, अंग्रेज़ों के समय में भी अंग्रेज़ घोटाले करते थे। अच्छा, दूसरा ये भी है, इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ कानून भी बहुत लचर हैं। इसके लिए कानून ये बने थे, जो एक्ट हमारे यहाँ चल रहे थे, अभी तक एक्ट जो चल रहे हैं वो 1860 के चल रहे हैं, जो अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए थे। और अंग्रेज़ कोई भी आदमी जो आपको लूटने के लिए आया है, आपका धन ले जाने के लिए आया है, वो ऐसे ही कानून बनाएगा जो कानून उसके फेवर में हों। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अभी लोगों को ना तो सजाएं मिल पा रही हैं, ना कुछ हो पा रहा है, केस चल रहे हैं या केस भी नहीं सही से चल रहे हैं, मतलब अजीब सा जो गोलमेल है। तो जब तक कानून व्यवस्था सही नहीं होगी, स्कैम्स आप ख़त्म कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि स्कैम्स के लिए कुछ गवर्नमेंट ने किया नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। संविधान के तहत जो जो उसे करना था वो बहुत किया है उसने। देखिए, भ्रष्टाचार के लिए आपके केंद्र में एजेंसीज़ हैं, लोकपाल है आपका, सीबीसी है आपकी, सीबीआई है, 3 तो ये हैं। फिर इसके बाद ईडी है, इसके बाद आपका जो है क्या कहना चाहिए, ईडी, हाँ ईडी है। लेकिन अब यहाँ आती है, ये सब संविधान में था, एक्ट इसको बनाना था, लेकिन एक्ट बनाने में हमारे तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक गलती कर दी, ये कानून जल्दी नहीं बनाए उन्होंने। अब रीज़न क्या था मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि नेहरू जी भी भारतीय शरीर से पैदा जरूर हुए थे, लेकिन उनकी मानसिकता पूरी अंग्रेज़ों वाली ही थी, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। इसलिए हुआ ये, इसका रीज़न ये हुआ कि पहला देश स्वतंत्र हुआ, बाद में घोटाला हो गया सन 1948 में। पहला घोटाला हुआ था सन अमेरिका से कुछ जीप मंगाई जानी थी 2000 के आसपास, 80 लाख का सौदा हुआ था। एक जीप करीब 4000 रुपये की पड़ रही थी। और उस समय कृष्णन मेनन हमारे थे, वो वहाँ उच्चायुक्त ब्रिटेन से मंगाई गई थी, उच्चायुक्त थे। तो उन्होंने जीपों का सौदा किया था, उनके थ्रू आ रही थी। वो कंपनी इतनी फ्रॉड निकली कि वो सिर्फ 122 जीपें दे पाई, बाकी का पैसा ना रिकवर हुआ ना कुछ हुआ। उसके बाद मज़ेदार बात ये हुई कि वो ने जो है कुछ दिनों के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में ही कैबिनेट मिनिस्टर बना लिया गया। कोई केस नहीं, कोई रिकवरी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इससे सिद्ध क्या होता है, इससे सिद्ध ये होता है कि नीचे वाले लोगों में जो मैसेज गया वो ये मैसेज गया कि भ्रष्टाचार अगर आप करोगे तब भी आप बच जाओगे। देखिए, हर हमेशा भ्रष्टाचार हो या गंदगी हो, कोई भी हो, जो प्रवाह होता है ना जल का, वो ऊपर से धारा का नीचे होता है। अगर धारा में गंदगी होगी ऊपर तो नीचे भी गंदगी आएगी। तो यहाँ की धारा कहाँ बैठी हुई है, केंद्र में बैठी हुई है।
राज्य में राज्य की गवर्नमेंट बैठी हुई हैं, ये सब धाराएं हैं, ये अगर गंदी हैं तो गंदगी आएगी। तो गंदगी तो नेहरू जी ने ही स्टार्ट कर दी थी ना। अगर मैं सीधा सीधा मतलब बिना लाख लपेट के मैं बोलूं सत्य बिल्कुल, तो नेहरू जी ने ही इसको प्रोत्साहन देने का काम किया मेरे समझ में तो। अच्छा, दूसरा ये है कि एक्ट आपके पास सभी थे, लेकिन फिर भी आपने सीबीआई बनाई 1963 में। भाई क्यों? आज़ादी के इतने दिन बाद क्यों? अभी इसका एक्ट जो है, ये तो एक्ट इसका 1947 में ही था, द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। दूसरा, आपने एक कमेटी और बनाई सीबीसी, ये के सांता नाम थे, इनकी अध्यक्षता में बनी थी। ये अध्यक्ष थे और 2 और अफसर थे और 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके अध्यक्षता में कुछ 1963 में बनी थी ये, लेकिन ये इफेक्ट में आई 1964 में। मतलब 1963 में ऐसे कोई ऐसा नहीं था कि मतलब एक कमेटी थी जो वर्क कर रही थी, जो सारी ये वित्तीय घोटालों को जांच कर रही थी। तो आज़ादी के 27 साल बाद, नहीं सॉरी, आज़ादी के 17 साल बाद आप जगते हो अचानक, तब सीबीसी बनाते हो। 16 साल बाद जगते हो तो वो बनाते हो। करप्शन के लिए आपके यहाँ कुछ था ही नहीं। ईडी को आपने 1971 में बनाया। वाई इट इज सो डिले, वाई इट इज सो डिले। आप कानून बनाना ही नहीं चाहते थे ना, आप तो खुला छोड़ना चाहते थे। अच्छा, अभी जबकि ये जो वो था, ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था 1947 का, लेकिन आपने सीएजी जो बनाई वो आपने 1971 में बनाया, कैग, जिसे कैग कहते हैं। और आजकल मोस्टली जो है घोटाले कैग ही ओपन कर रही है, क्योंकि कैग को एक नियंत्रण कमेटी है। केंद्र सरकार गवर्नमेंट को जो भी पैसा भेजती है राज्य सरकारों को, उस पर निगाह रखने के लिए, सरकारी सौदे जो होते हैं उस पर निगाह रखने के लिए ये सब करते हैं। अच्छा, और स्कैम भी हमारे यहाँ बहुत तरह के होते हैं, तरह तरह के स्कैम हैं, खुला हुआ है ना मार्केट पूरा। अब दूसरा ये है कि आपने एक एक्ट बनाया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। तो इसमें जो है आपने क्या कहा कि भारतीय संसद द्वारा केंद्रीय कानून बनाया गया जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उनमें भ्रष्टाचार कम करेगा। ठीक है। फिर आपने एक बनाया इंडियन करप्शन लॉ। कितने बनाए, कब बनाए? आपने सबसे पहले बनाया एक एक्ट 1961 में, इनकम टैक्स अधिनियम, क्योंकि गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा चाहिए था ना, तो आपने इनकम टैक्स अधिनियम तो बना दिया। और आप जागे जो है 1988 में आके जब आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया 1988 में, 47 में वही चल रहा था जो अंग्रेजों ने बनाया था ऐसा नहीं था कि चल नहीं रहा था, लेकिन बहुत ही बेकार, बहुत ही वाहियात टाइप का था वो कानून। उसमें मैक्सिमम 3 महीने की सज़ा थी, कुछ ऐसा कुछ था। फिर आपने जो है एक एक्ट और बनाया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया 1988 का। फिर 1988 में ही आपने एक बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट बनाया। फिर उसके बाद आपने एक एक्ट और बनाया 2002 में, जिसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं। अब 2002 47 में देश आज़ाद हुआ और जब आपके यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचने लगे,
तो आपको ध्यान आया कि ये एक्ट भी मुझे बनाना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग का। तो इसमें मैं समझता ये हूं भाई, सीधी सी बात है, अगर आप मेरे ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, आप गवर्नमेंट हो मेरी, तो आपको जो है सजग रहना पड़ेगा। मैं चुन के इसीलिए आपको भेजता हूं। तो हमारे नेताओं की दुर्बलता के कारण ये सब चीज़ें हुई और इन चीज़ों को बढ़ावा मिला, क्योंकि 1988 तक तो आप खुले सांड की तरह घूम रहे थे ना। और इसमें देखिए क्या है, इन सब चीज़ें करने में ऐसा है कि आप कंट्रोल नहीं हो सकती, कंट्रोल हो सकती हैं ये चीज़ें, लेकिन ये जो एजेंसियां हैं, कहने को तो ईडी है, सीबीआई है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो कमेटी होगी वो है, लोकपाल है, ये सारे के सारे वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के या तो जो है बहुत बड़े मतलब वो होते हैं, भक्त होते हैं गवर्नमेंट के उस समय के, तत्कालीन के। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब सिन्हा साहब थे सीबीआई के डायरेक्टर, तो कोर्ट ने कहा था कि आप तो जो है तोते में बंद पिंजरे की तरह हो। तो इन पे कंट्रोल तो गवर्नमेंट का रहता है, और ये जो भ्रष्टाचार जितना भी होता है ये गवर्नमेंट का एक नेक्सस बना हुआ है। लीडर्स, टॉप लीडरशिप का हाथ, अधिकारी, आईएएस अधिकारी और उसके नीचे वाले। अब आईएएस अधिकारी बड़ा चतुर होता है। आईएएस अधिकारी जिस तरह की गवर्नमेंट होती है उस तरह की गवर्नमेंट में वही काम करता है। मतलब अगर गवर्नमेंट अच्छी है, तेज तर्रार है, तो स्कैम नहीं होंगे, आईएएस समझ जाता है। अगर गवर्नमेंट लचर है तो स्कैम करेगा आईएएस, आप बंद करा नहीं सकते। तो अगर दूध की रखवाली का ठेका बिल्ली को दे दिया जाएगा तो दूध तो आपका चला जाएगा। तो आपकी ये जितने भी आईएएस लॉबी है ये बिल्ली है, दूध की रखवाली का ठेका हमने उनको दे रखा है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि इन सब के लिए है क्या कि एक्ट बन गए, आप हो गए, सीबीआई है, तो ये भी पुलिस की तरह एक काम करती है ना। और भ्रष्टाचार पुलिस में इस कदर है जिसकी कोई हद नहीं, उस पर भी मैं आऊँगा। फिर आपने एक चीज़ और बनाई, वो बनाया आपने विशिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011, which provide a mechanism to investigate alleged corruption and misuse of the power by public servant and also protect anyone who expose alleged wrongdoing in governmental body, projects and offices. He received the assent of the President of India 9 May 2014। 2014 में ये पिक्चर में आया, ठीक है ना। उसके बाद आपने फिर नकेल कसना चालू किया। तो 2014 के बाद नकेल कसी गई है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कहता हूँ ना, मैं बीजेपी का भक्त हूँ ना किसी का भक्त हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं देश का एक नागरिक हूँ और देश के हित की बात करता हूँ, और देश हित के लिए जो भी पार्टी, जो भी गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी मैं उसकी तारीफ करूँगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि एक एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लाई थी, और उसको जो है उस समय वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी, इन दोनों के सहयोग से आया था। उसके पीछे रीज़न तो दूसरा था लाने का, इनकी मजबूरी थी। इन्हें शायद आईएमएफ से लोन नहीं मिल रहा था, आईएमएफ ने कहा था ऐसे ऐसे कुछ करो। तो लाइसेंसिंग जब ख़त्म कर दी गई, लाइसेंस राज ख़त्म कर दिया गया, और बाहर के लोगों को भी
इनवाइट किया गया, मतलब वो भी यहाँ पे FDI वगैरह कर सकते थे, वो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे चला सकते थे, उनकी भी कंपनी यहाँ पे स्टेबल हो सकती थी, बहुत बड़े रूल्स रेगुलेशंस नहीं रह गए थे। तो 1991 के बाद जो समय आया वो एकदम भ्रष्टाचार का समय आया। उसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, अगर मैं बात करूं 1991 से लेके और 2004 तक की, तो उस समय लाख करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपके पास एंटी करप्शन पुलिस नहीं है, कोर्ट नहीं है, या स्टेट्स में नहीं है। हर स्टेट में एंटी करप्शन ब्यूरो है या विजिलेंस एंटी करप्शन डायरेक्टरेट ऑफ एंटी, मतलब तरह तरह के नाम रखे हैं, लेकिन आंध्रा में भी है। मतलब 28 स्टेट्स में 3 जगह छोड़ के केवल एक बिहार में नहीं है। बिहार बहुत भ्रष्ट है इस मामले में, बिहार नहीं है, बिहार कुछ करता भी नहीं है। आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, और आपका एक जगह और नहीं है, वो है त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा बहुत स्मॉल स्टेट है, बहुत ज़्यादा करप्शन होता नहीं है वहाँ, त्रिपुरा से ऐसी कोई खबर आती नहीं है, लेकिन बिहार में तो आती है, लेकिन यहाँ भी होना चाहिए। तो हर के पास अपने एंटी करप्शन ब्यूरोज हैं, हर के पास अपनी IB है स्टेट्स के पास, हमारे पास CBI भी है, हमारे पास लोकपाल है। स्टेट्स वाले लोकपाल कहीं पे है, कहीं नहीं है लोकपाल। तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि करप्शन रोकना है तो हमें अपनी एजेंसियों को सुदृढ़ करना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी करना पड़ेगा हर राज्य के लिए कि उसके यहाँ उसका ब्यूरो हो, एंटी करप्शन ब्यूरो हो उसके पास। एक तो ये बहुत बड़ी, मतलब हमारी रिकमेंडेशन यही है गवर्नमेंट से कि इसमें जो है थोड़ा सा अगर एक्टिवनेस दिखाएंगे और थोड़ा सा प्रॉपर्ली वे में अगर काम करेंगे तो भ्रष्टाचार कम हो सकता है, रुकेगा तो नहीं, क्योंकि ये हमारे रगों में बह रहा है। भ्रष्टाचार नाम की चीज़ हमारे रगों में बह रही है। यहाँ तो ये देखा है, अगर हिस्ट्री उठा के भी देखो आप, तो जिसको जहाँ मौका मिला वहाँ उसने माल हड़पने की कोशिश करी। आज से नहीं हो रहा है, पिछले 500, 600, 800, 900, 1000 साल पुराना भी अगर आप इतिहास उठा लो तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, पुलिस रोक सकती है, CBI रोक सकती है। CBI है क्या? पुलिस ही तो है एक तरह से, केंद्र की पुलिस है, ज़्यादा पावर्स हैं थोड़े स्टेट की। लेकिन पुलिस हमारी इतनी भ्रष्ट है कि एक रिपोर्ट आई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की 2020 में, उन्होंने कहा था कि 10 में से 5 लोगों ने कहा है कि उन्हें अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ी, और 39% ने ये कहा कि उन्होंने रिश्वत दी क्योंकि उन्हें ऐसा करने को कहा गया था। अब ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के रीज़न भी हैं। भ्रष्टाचार के देखिए रीज़न सबसे पहले ये है, सबसे बड़ा रीज़न ये है, शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। सारे लोगों के पास पहुंच नहीं पाती हैं। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम, लेक ऑफ इन्फोर्समेंट कैपेसिटी, लाल फीताशाही है, उनके पास इलॉजिकल रूल्स हैं, इलॉजिकल प्रोसीजर हैं। एक रूल्स अप्लाई करने में, प्रोसीजर अप्लाई करने में उन्हें बरसों लग जाती हैं, प्रोसीजर नहीं अप्लाई हो पाते हैं। प्रशासनिक एक ये भी है कि हमारा संविधान ये भी राइट देता है पब्लिक को कि जब तक आपके ऊपर कोई केस जो है आप सजा याफ्ता ना हो जाओ तब तक आप क्रिमिनल नहीं माने जाओगे, तब तक आपको संरक्षण देता रहेगा, तब तक आप विधायक लड़िए, चाहे कुछ भी लड़िए, कोई भी लड़िए, आप बरी हो। लेकिन मैं पूछता ये हूँ कि भाई मेरे, जिसने भी ये संविधान बनाया था उस समय,
उससे ये क्लॉज डालना चाहिए था, क्योंकि इंडिया का संविधान तो चोरी किया हुआ संविधान है ना। आपने जगह जगह से अपनी बुद्धि का विवेक तो प्रयोग किया नहीं, इसीलिए अमेंडमेंट करने पड़ रहे। तो अपनी बुद्धि का अगर प्रयोग उस समय किया होता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, तो शायद उसी समय ऐसा नियम कुछ बन गया होता कि ये सब चीज़ें मैंडेटरी कर देनी चाहिए थी। करप्शन की तरफ किसी का ध्यान गया नहीं, क्योंकि ये लीडरशिप में ही करप्शन था, ये लीडरशिप में ही करप्शन था। मैं अभी उसका कनेक्शन बताऊंगा आपको, लीडरशिप का भी कनेक्शन। अच्छा, लाल फीताशाही भी है, प्रशासनिक अपकरण। इसका एक ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि उन्हें वैधानिक संरक्षण मिल जाता है लोगों को। अच्छा, लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लो एजुकेशन लेवल है, वीक लॉ एंड इन्फोर्समेंट हैं, लेक ऑफ अवेयरनेस एंड विजिलेंस है। तो ये ठीक है, ये तो चीज़ें नीचे वालों के लिए है ना, लेकिन गंदगी ऊपर से आ रही है तो नीचे वाला क्या करेगा। आज भी ऑफिस में आप जाइए अपना काम कराने के लिए, अगर कोई लैंड एंड की डील जैसे करनी है तो सबसे पहले आदमी जो है पैसा मांगता किसी काम करने के लिए। कोई फाइल निकलवाइए, कोई पेपर निकालिए, और आज भी चल रहा है। तो अब इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्या? नहीं, बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। आपको नियम बनाने पड़ेंगे, मैंडेटरी करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। ये चीज़ एक क्लॉज डालना पड़ेगा आपको, संसद में ये पास करना पड़ेगा कि कोई भी आदमी अगर जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस आ गए हैं वो किसी भी जगह से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ऐसा एक नियम बनाना पड़ेगा आपको, तो आपका करप्शन रुक सकता है। अब मैं आपको, ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैंने इतने चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको आगे की वीडियो में कुछ चीज़ें और बताऊंगा जो इंडिया के बारे में है। ये 3 चरणों में वीडियो एक्चुअली जाएगा। पहला वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, 22 मिनट का हो चुका है, और दूसरा वीडियो होगा करीब 20-25 मिनट का, तीसरा वीडियो होगा 10-15-20 मिनट का। ऐसे 3 चरणों में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को देखने के लिए, और मेरे को प्रोत्साहित करते रहिए, मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अब मैं नई समस्याएं लेके आपके पास आता रहूँगा। जैसे अभी मेरा ये भी चल रहा है, दूसरा स्कैम का भी चल रहा है, फिर मैं ब्लैक मनी पे आऊँगा, फिर मैं महिलाओं की पोजीशन पे आऊँगा, फिर मैं अनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी इन द होल कंट्री, इस पे आऊँगा। तो बहुत सी समस्या लेके आऊँगा, भुखमरी की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या, ये समस्या लेके आता रहूँगा। मुझे ज़रा उत्साहित करेंगे, मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मनोबल आगे बढ़ेगा। हमारे पास बहुत साथी हैं, हमारा पूरा परिवार है, लेकिन हमारा परिवार ही हमारा साथ नहीं दे रहा है। प्लीज़, आपका कुछ नहीं जाता है, मुझे मनोबल मिलता है इससे। एक क्लिक करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।